जा रहा सोशल मीडिया ते कि खनौरी मोर्चे वाले लीडर ने जेडे वो एकता नहीं होने देना चाहते कि अगर हमें एकता नहीं चाहिए होती तो हम 13 तारीख की और 18 तारीख की मीटिंग में जाते क्यों? अगर हमें एकता नहीं चाहिए होती तो हम 10 तारीख को जो साथी आए उनसे बात क्यों करते? अगर हमें एकता नहीं चाहिए होती तो हम पीसी करके ये क्यों बोलते कि हमारे साथी आए और मोर्चे को मजबूत करें? देखो, अगर वो डेट रखते समय 12 फरवरी की डेट रखते समय अगर एक बार वो फोन पे भी दोनों मोर्चों के नेताओं से चर्चा कर लेते तो शायद ये आज समस्या ना। कि दिलों के विच हले भी मैं दी लड़ाई आ कि दिलों के विच अज भी ऐं लगदा कि केडर साडे नाल जुड़े कि चक्कर की आ तालमेल क्यों नहीं बन रहा खटास आ दिलों के विच हले भी तेरे डर की सोचते हो किस तरीके दे नाल किसान कर्जा मुक्त हो सकदा जो ये कर्जा चढ़ गया कर्जे की पंड किसानों के उपर होर वधदी चली जा रही है की लगता क्यों इन्ना कर्जा वध रहा है? वो एमएसपी देने का वादा पूरा ना होने की वजह से और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदलने की वजह से एक साल में भारत के किसानों को 14,78,000 करोड़ रुपए का अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दिया जाए तो भारत के किसानों पर टोटल कर्जा ही 15 लाख करोड़ रुपए का है। तो अगर आप एमएसपी सही तरीके से दे दो, फसलों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज को ना बदलो तो एक साल में सारा कर्जा उतर जाएगा। अभी मैं चलो नाम नहीं लेता, एक बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं जिनके परिवारों में जब कोई शादी वादी भी होती है तो जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्री चले जाते हैं तो उनके बेटे की जब शादी थी तो उस कॉर्पोरेट घराने के छोटे भाई के ऊपर 49,000 करोड़ का कर्जा था। 49,000 करोड़ रुपीज का कर्जा था जो उसने बिल्कुल हार्ड मनी हार्ड कैश जो बैंकों से ले रखा था, लेकिन वो दे नहीं पाया तो उस पर सेटलमेंट कर दिया 2-4-5% दे के। ये सेटलमेंट किसान के साथ क्यों नहीं होता? तो दीदी मुझे याद है 2020-21 में जब कोविड आया उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी जर्मनी गए थे तो इन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों दुनिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत अनाज देगा पूरी दुनिया को। मोदी जी आप किसकी मेहनत के दम पे ये बोल रहे थे? ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਭੀ ਮੰਨੂ ਕਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ? देखो, अब आगे का हमारा रुख क्या रहेगा, आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी वो तो इस बात पर डिपेंड करेगी कि 14 तारीख की मीटिंग में केंद्र सरकार की रुख और रणनीति क्या रहेगी। अगर केंद्र सरकार का रुख पॉजिटिव होगा और केंद्र सरकार हमारी मांगों को पूरा करने का कार्य करेगी तो फिर तो आंदोलन का विस्तार करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर तो हमारी मांगे ही पूरी हो जाएगी तो हम भी अपने अपने घरों में चलेंगे। 1 साल हो गए सड़क पे बैठे हुए, और अगर मांगे पूरी नहीं होगी और सरकार का रुख अड़ियल रुख होगा, अगर सरकार का रुख नकारात्मक रुख होगा तो फिर निश्चित तौर पे आपसी बातचीत करके विचार चर्चा करके रणनीति बना के आंदोलन को तो तेज करना पड़ेगा ही। वो तो फिर हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी मजबूरी भी है। तो आगे की रणनीति केंद्र सरकार के रुख पे डिपेंड करेगी। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ? देखो, शारीरिक तौर पे वो काफी कमजोर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने अब भी यही बात कही है। जब हमसे कई बार हमारे साथी सारे लीडर बैठते हैं तो जब भी वो यही बात कहते हैं कि भाई मेरा मन है और मैं जाऊंगा, तो परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा, वाहिगुरु का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित तौर पे वो परसों मीटिंग में 14 तारीख को जाएंगे। अगर सेहत परमात्मा ना करे, अगर कुछ इमरजेंसी या कुछ अर्जेंट सिचुएशन बन गई तो अलग चीज है, नहीं तो लॉजिस्टिक्स की सारी व्यवस्था करके 14 तारीख की मीटिंग में जाने का उनका पूरा प्रयास रहेगा। नहीं, फिर अगली ऑप्शन ये भी बचती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਰਾਹੀਂ जोड़ा गया ਸੀ। देखो, हमारा जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का पहला प्रयास तो यही है कि वो मीटिंग में स्वयं मौजूद रहें। हो सकता है कि वो ज्यादा ना बोल पाए मीटिंग में, लेकिन वो स्वयं एक बार मौजूद रहने का प्रयास जरूर करेंगे। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਵੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ
ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਿਨ पर दिन? देखिए, ये लगातार सरकारों की गलत नीतियों और वादा खिलाफी के कारण बढ़ रहा है। अभी OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट 36 अमीर देशों का संगठन है। उस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2022-23 में जिस MSP का वादा देश के किसानों के साथ किया गया था, जो फसलों की अचानक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज बदल दी गई, वो MSP देने का वादा पूरा न होने की वजह से और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदलने की वजह से एक साल में भारत के किसानों को 14,78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 14,78,000 करोड़ रुपया। हमारे देश का कृषि बजट टोटल कितना है? 1,71,000 करोड़ रुपए। तो जो ये मार्केट को नेगेटिवली जो प्रभावित करते हैं, जो कॉर्पोरेट के पक्ष में जो नीतियां बनाई जाती हैं, उससे 14,78,000 करोड़ का नुकसान हुआ। जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जो एक प्रूफ के तौर पे जो आंकड़ा है, जिसको हम एक क्रेडिबल आंकड़ा कह सकते हैं, वो ये कहता है कि अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दिया जाए तो भारत के किसानों पे टोटल कर्जा ही 15 लाख करोड़ रुपए का है। तो अगर आप MSP सही तरीके से दे दो, फसलों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज को ना बदलो, तो एक साल में सारा कर्जा उतर जाएगा। आप देखिए 1965 के दौर में जब जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, हरित क्रांति आई, तो उससे पहले किसान अपना ठीक ठाक जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब भुखमरी होती थी तो भारत सरकार ने कहा ना, हरित क्रांति के नाम पे और सारी मशीनरी टेक्नोलॉजी लेके आए, यूरिया सारी चीजें जो फर्टिलाइजर है वो लेके आए, पेस्टिसाइड्स लेके आए, उससे ही तो किसान की लागत बढ़ी ना। लेकिन जिस रेशो में वो लागत बढ़ी, फिर उस रेशो में आमदनी तो नहीं बढ़ाई। आमदनी बहुत कम बढ़ी है, लागत कई गुना बढ़ा दी है। अगर आप देखेंगे, अभी लेटेस्ट मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट को, उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई हमने 56% हमने पिछले 10 साल में रेट बढ़ा दिया, गेहूं का रेट हमने 56% हमने बढ़ा दिया। लेकिन आप अगर 10 साल की लागत देखोगे, इनपुट कॉस्ट, अगर आप नॉर्मल महंगाई दर को भी मान लोगे तो 59% तो महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई ज्यादा बढ़ी है, आमदनी कम बढ़ी है, तो कर्जा तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा ना। अभी मैं चलो नाम नहीं लेता, एक बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं जिनके परिवारों में जब कोई शादी वादी भी होती है, तो जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्री चले जाते हैं, तो उनके बेटे की जब शादी थी तो उस कॉर्पोरेट घराने के छोटे भाई के ऊपर 49,000 करोड़ का कर्जा था, एक व्यक्ति के ऊपर 49,000 करोड़ रुपीज का कर्जा था, जो उसने बिल्कुल हार्ड मनी, हार्ड कैश जो बैंकों से ले रखा था, लेकिन वो दे नहीं पाया, तो उस पर सेटलमेंट कर दिया 2-4-5% देके। ये सेटलमेंट किसान के साथ क्यों नहीं होता? इस देश के लिए वो एक व्यक्ति, कॉर्पोरेट घराना जिसने बैंकों का लाखों करोड़ रुपया डुबा दिया, वो महत्वपूर्ण है, या चिलचिलाती धूप, मूसलाधार बारिश और कड़कड़ाती ठंड में खेत में मेहनत करके पूरे देश का पेट भरने वाला किसान महत्वपूर्ण है? ये सवाल आज सरकार को अपने अंदर झांक के सवाल अपने खुद से पूछना चाहिए। मोदी जी, मुझे याद है 2020-21 में जब कोविड आया, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी जर्मनी गए थे, तो इन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, दुनिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत अनाज देगा पूरी दुनिया को। मोदी जी, आप किसकी मेहनत के दम पे ये बोल रहे थे? क्या कोई राजनीतिक पार्टी खेती करती है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कोई खेती के कोई अगर ले रखी हो, कहीं पे खेती कर रखी हो तो हमें भी बता दो, हमारी जानकारी में तो है नहीं। कोई कांग्रेस करती हो, बीजेपी करती हो, समाजवादी पार्टी करती हो, आम आदमी पार्टी करती हो, कोई और पार्टी करती हो, कोई राजनेता तो खेती करता नहीं है। किसान की मेहनत के कारण मोदी जी कह पाए जर्मनी में जाके कि दुनिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोविड आ गया कोई बात नहीं, अनाज की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। तो कम से कम उस किसान की तरफ तो देख लो, कम से कम उस किसान का भी भला सोच लो। वो 7 लाख किसान आत्महत्या कर गए, वो भी किसी के बच्चे होंगे, वो भी किसी के बाप होंगे। ये मैं सिर्फ एक सरकार पे सवाल नहीं कर रहा, मैं सारी सवालों पे, सारी सरकारों पे ये सवाल कर रहा हूँ। तो सरकारों को गंभीर होना चाहिए। ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? 10 जनवरी को जब हमारे SKM के साथी यहाँ पे आए थे, तो किन्होंने कहा था यहाँ से, यहीं पे इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होके कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि जो आज हमारे साथी आए हैं वो ग्राउंड पे उतर के इस आंदोलन को व्यापक बनाने में और भी ज्यादा सहयोग और समर्थन करेंगे, और भी ज्यादा मजबूत बनाने में सहयोग समर्थन करेंगे। दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे को, शंभू मोर्चे को, रतनपुरा मोर्चे को मजबूत करने का कार्य करेंगे।
ये बात हमने ही तो कही थी, और किसने कही थी? 15 तारीख को जो मीटिंग होनी थी वो 13 तारीख को मीटिंग हमने दोनों फोरमों ने ही करवाई। 18 तारीख को मीटिंग हुई, दोनों फोरम गए। अगर हमें एकता नहीं चाहिए होती तो हम 13 तारीख की और 18 तारीख की मीटिंग में जाते क्यों? अगर हमें एकता नहीं चाहिए होती तो हम 10 तारीख को जो साथी आए उनसे बात क्यों करते? अगर हमें एकता नहीं चाहिए होती तो हम पीसी करके ये क्यों बोलते कि हमारे साथी आए और मोर्चे को मजबूत करें? देखिए, जो टेक्निकल बातें समझनी पड़ेगी। 22 तारीख को ऑफिशियली मैं वो बात बोलता हूं जिसके प्रूफ हैं, जिसके डॉक्यूमेंट हैं। अब 22 तारीख का हमारा प्रेस रिलीज उठा के देख लीजिए। 22 तारीख में हमने बोला 22 जनवरी को कि मोर्चे का 1 साल पूरा होने पर सभी मोर्चों पे कार्यक्रम किए जाएंगे। ये हमने स्पष्ट बोला 22 जनवरी को। 24 जनवरी को एसकेएम के साथियों की दिल्ली में मीटिंग होती है। देखो, अगर वो डेट रखते समय 12 फरवरी की डेट रखते समय अगर एक बार वो फोन पे भी दोनों मोर्चों के नेताओं से चर्चा कर लेते तो शायद ये आज समस्या ना आती। नहीं, फिर अच्छा, मैं बात पूरी कर दूं मैं एक बार कुलदीप भाई, तो ये समस्या नहीं आती भाई। एक स्वाभाविक सी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो मुझे आपके साथ मीटिंग करनी है और कैमरामैन भाई इनके साथ मीटिंग करनी है, ठीक है, और हम समर्थन देने के लिए, एकजुटता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मैं पहले एक बार आपसे तो फोन पे पूछूंगा ही ना करके कि कुलदीप भाई फलानी तारीख को आपके पास समय है? जो हमारे कैमरामैन भाई हैं इनसे पूछूंगा ना, भाई साहब फलानी तारीख को समय है आपके पास? वो कहेंगे हाँ जी ओके है, आप कहेंगे ओके है, जब भी तो रखेंगे ना। और अगर ओके करा के मान लो आप ना आए या कैमरामैन भाई ना आए तो फिर आप लोग दोषी हैं। और अगर कहीं ना कहीं चूक रहेगी मेरे से कि मैं आपसे पूछ नहीं पाया या मैं कैमरामैन भाई से पूछ नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं एक अनजाने में ही, मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के किया किसी साथी ने, लेकिन अनजाने में एक तालमेल में कहीं ना कहीं कमी रही है। मैं कंक्लूड कर, ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਖਟਾਸ ਹੈ? ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ? ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਖਟਾਸ ਆ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਤਰੇੜਾ नहीं? कोई तरेड़ नहीं है, कोई खटास नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर 24 तारीख को एक बार फोन पे भी चर्चा हो जाती कि भाई डेट फाइनल कर रहे हैं, बताओ। मैं आपको एक बात बताता हूं आपको, जब 13 तारीख को मीटिंग हुई तो उसके बाद पहले ये चर्चा हो गई कि 17 जनवरी को अगली मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन साथियों ने बताया भाई कुछ मजबूरी है, 17 तारीख को हमारा ये प्रोग्राम है, हम इस तरीके से उस कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो एक साथी ने कहा, बड़े सीनियर लीडर हैं हमारे, उन्होंने कहा कि भाई आप 18 कर लो इसको। हमने कहा जी ठीक है, सारे 18 पे सहमत है? हाँ जी सहमत है, 18 को होगी। अगर एकता नहीं चाहिए, अगर दिलों में दरार होती तो फिर 18 को हम क्यों बैठते? उसी तरीके से कहीं ना कहीं अनजाने में कई बार हो जाती है मिस्टेक, हमसे भी हो जाती है। अगर ये जो अनजाने में जो मिस्टेक अगर ना होती तो शायद आज ये स्थिति ना बनती, हम पहले ही कह देते। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੇਡਰਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ। हम तो अब भी कह रहे हैं, जो हमने 10 तारीख को कहा कुलदीप भाई, मोर्चे लगे हुए हैं, सारे साथी आए, देश भर के किसान संगठन, किसान नेता, किसान आए और आंदोलन को आप मजबूत करें। अकेला हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना ये मांगे पूरी कराना, पूरे देश के किसान संगठनों की जिम्मेदारी है। लखीमपुर खीरी के शहीदों को, घायलों को न्याय दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है ना। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, आए मोर्चे और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, चाहे मोर्चे कितना ही लंबा चले, मोर्चे को जीत तक सारे साथी लेके जाएंगे। हम तो खुल के ये बात कह रहे हैं। तो अब देखो क्या होता है। दूसरी एक बात जो टेक्निकल बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं तो हो सकता है अगले साथियों के मन में कोई पॉइंट हो, उनका किसी बिंदु पे वो चर्चा करना चाहते हो, तो इसलिए मीटिंग भी हो जाती है। उसमें कोई इस तरीके की कोई नकारात्मक तौर पे नहीं लेना चाहिए। हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम संपूर्ण एकता की तरफ जाएंगे, संपूर्ण एकता की तरफ बढ़ेंगे। और मैं ये भी कह दूं कि आगे कोई इस तरीके की एकजुटता के लिए कोई मीटिंग के प्रयास किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे फोरम के लीडर जैसे पहले 2 मीटिंगों में गए हैं, उसी मजबूत ढंग के साथ हम एकता के लिए प्रयास पहले भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस चीज में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे को ये कहने में कि पत्रकार भाइयों ने बड़ा अच्छा रोल निभाया है। यहाँ पे कड़ाके की ठंड में भी आपने सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पे दिखाई है। जब रात को ड्यूटियां लगती थी, रात को पहरे लगते थे, पुलिस प्रशासन का हमला होने का खतरा था, मेरी और पत्रकार साथियों का अधिकार है सवाल पूछना, ये आपको राइट है ये आपको। लेकिन मेरा एक निवेदन सभी पत्रकारों भाइयों से आपके माध्यम से ये जरूर है कि देखो, आप हमारी चिट्ठी जो हमने भेजी, उस चिट्ठी में हमने ये नहीं लिखा कि हम मीटिंग में नहीं आएंगे, उसका एक अलग भाव होता है।
हमने लिखा कि भाई इन इन कारणों की वजह से हम मीटिंग में आने में असमर्थ हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂडिंग होनी नहीं थी। कुलदीप भाई, मुझे एक निवेदन है मेरा एक कि देखो हमारे पास बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह अलग अलग विंग तो है नहीं। ये मीडिया विंग हो गया, ये बुद्धिजीवी विंग हो गया, ये फलाना विंग हो गया। हमारा तो जो कैडर है, जो हमारे किसान नेता हैं, यही बेचारे मीडिया विंग का काम देखते हैं। यही बुद्धिजीवी किताबों को भी, यही किताबों से भी खपते हैं। यही जब यहाँ पे लोग आते हैं, आज आपने देखा होगा बड़ी तादाद में, आपने शुरू से लेकर आखिर तक लोग थे यहाँ पे, और हमने पूरा जोर लगा लिया। उसके बावजूद भी जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी हम नहीं कर पाए। ये आपने भी देखा होगा ना, व्यवस्थाएं सारी छोटी रह गई ना, सारी की सारी। अगर हम आज यहाँ मौके पे ही मौजूद ना होते सारे सीनियर लीडर, तो शायद व्यवस्थाएं और भी ज्यादा बिगड़नी थी। तो मेरा निवेदन ये है, ठीक है आपकी बात, चिट्ठी सारी पहले ही तैयार थी। वो चिट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही तुरंत वो मीडिया को फिर उसको ट्रांसलेट करके सारी चीजें जो तैयार थी उसको फाइनल दे के एक बार उसको जारी कर दिया गया था। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि भाई हम ना तो कभी एकता से पहले दूर रहे, हम आज भी एकता के प्रयासों के साथ हैं और आगे भी एकजुटता के प्रयासों के साथ रहेंगे। इस चीज का किसी को कोई शक या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत शुक्रिया। ਅਭੀ ਮੰਨੂ ਕਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਥੀ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ।